भाजपा नेतृत्व के परिवर्तित होने के बाद में टी राजा सिंह और इनके बीच में कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसको लेकर टी राजा सिंह संतुष्ट नहीं थे और अंततोगत्वा जब उनकी बात दिल्ली ने नहीं सुनी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। हिंदुओं के पास में जब जब सत्ता आती है, जब जब पावर आती है, तो जमीन पर लड़ने वाले लोगों को बाहर कर दिया जाता है। कोई कह रहा है कि 300 हथियार बरामद हुए, कोई कह रहा है कि 3000 हथियार बरामद हुए, लेकिन 20 बोरों में 50,000 कारतूस बरामद हुए हैं। इस पर सभी लोग एकमत हैं। मुहर्रम से ठीक पहले इतना बड़ा जखीरा अगर वहां की जांच में आता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है सभी हिंदुओं के लिए। आज आपको सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट करके बहकाया जाता है कि देखिए आपके नेता मंत्रियों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जबकि आपके बच्चे तो यहाँ लाठी डंडा उठा करके हिंदू धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हकीम सलाहुद्दीन की औलादें बड़े से बड़े कॉलेज में और विदेशों में पढ़ रही हैं। वो यहाँ के मुसलमानों को ये हथियार बेचकर पैसा इकट्ठा करता है ताकि इसकी संतानें, इसकी औलादें एक अच्छा भविष्य प्राप्त कर सके। दोस्तों, आज हम दो सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा टी राजा सिंह का इस्तीफा। इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी की साउथ वाली पॉलिटिक्स में, क्या प्रभाव पड़ सकता है नॉर्थ वाली पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मलिहाबाद लखनऊ के अंदर हकीम सलाहुद्दीन के घर से जो तकरीबन 3000 पिस्तौल बताई जा रही हैं कि प्राप्त हुई हैं, तकरीबन 50,000 के करीब कारतूस बताए जा रहे हैं कि जो प्राप्त हुए हैं। इससे हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ कौन से युद्ध की तैयारी हो रही थी, किन किन लोगों से इस व्यक्ति के संपर्क हैं, इस पूरी की पूरी घटना की सच्चाई क्या है और इसका खानदान, इसका पूरा परिवार कहां पर है, इस सब के विषय में हम बात करेंगे। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हिंदुओं को बरगलाने के लिए ये बताते हैं कि देखिए इन नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और किस प्रकार से आपको लाठी डंडा देकर संघ में शामिल होने को भेज देते हैं। ये लोग आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हकीम सलाहुद्दीन की खुद की बेटी नॉर्वे में पढ़ रही है, दूसरी बेटी एक बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ रही है। मुहर्रम से ठीक पहले हजारों हथियार लोगों के हाथ में देना चाहता था क्या उन लोगों को ये कातिल बनाना चाहता था क्या? और क्या उन लोगों को उसी प्रकार से जेल में भिजवाना चाहता था जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण अपनी अनपढ़ जमात को ले जाकर पुलिस से भिड़वा देता है, पुलिस की गाड़ियों को तुड़वा देता है और बाद में इन सभी लोगों की हड्डियां तोड़ी जाती हैं। किस प्रकार से अपनी पूरी की पूरी अनपढ़ जमात का इस्तेमाल किया जाए, यह हकीम सलाहुद्दीन और चंद्रशेखर रावण से सीखा जा सकता है। किस प्रकार से एक पूरी की पूरी अनपढ़ जमात को कातिल बनाया जाता है, ये इन दोनों से सीखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम आएंगे टी राजा सिंह के ऊपर। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे ऐसे नेता, मंत्री, कार्यकर्ता हैं जो अपनी समीक्षा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते कुछ दिनों पहले रैंडम सेना नाम के एक ट्विटर हैंडल ने कुछ आवाज़ें उठाई थी सोशल मीडिया के ऊपर। बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण से रैंडम सेना का ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड करा दिया गया है। जब से इलॉन मस्क के हाथ में ट्विटर हैंडल आया है, तब से लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भरपूर इस्तेमाल कह लीजिए या दुरुपयोग कह लीजिए कर रहे थे। लेकिन एक्स यानी कि पूर्व के ट्विटर ने अभी तक किन्हीं को भी सस्पेंड करने या विदहेल्ड करने का प्रयास नहीं किया था। अभी आप एक्स सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे कि वहां पर हर एक चीज पोस्ट की जा सकती है। किसी के ऊपर डायरेक्ट तब तक एक्शन एक्स की तरफ से नहीं होता जब तक उनके खिलाफ कोई केस किसी सरकार के द्वारा ना डाला गया हो। यानी कि सीधी सीधी सी बात है, अगर वहां की सरकार को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम किसी के अकाउंट को कोई विदहेल्ड या सस्पेंड नहीं करते। लेकिन ऐसे में अचानक से ये ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो जाता है। ठीक इसी के बाद में टी राजा सिंह का सस्पेंशन आता है। वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इसी समय इस्तीफा देता हूं। ये बात आप उनके खुद के मुख से सुन लीजिए। आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं। क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। टी राजा सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे साउथ में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कि जब भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट वहां पर नहीं आती थी तब ये व्यक्ति अपनी सीट जीत कर लेकर आता था। और ये जो जमीन तैयार की है ना, टी राजा सिंह ने अपने दमखम पर तैयार की है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के दमखम पर। ये निर्दलीय भी वहां से खड़ा हो तो वहां से जीत जाता है। इस नेता ने कई बार हिंदुओं की आवाज उठाई। इस नेता ने स्वयं
जबकि इसकी जान को इतना ज़्यादा खतरा है, बाइक पर घूम घूम करके मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंच पहुंच करके वहां से गायें छुड़वाई हैं। किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है, उसका मैं लाइव आपको वीडियो बताऊंगा। मैं खुद जा रहा हूं उस क्षेत्र में और मैं आपको पूरा अपडेट करूंगा कि कहां कहां पर किस किस क्षेत्र में कितने नंदी कटने के लिए बंधे हुए और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाई कोर्ट का जो कानून है, जो आर्डर है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा सुरक्षा के दायरे में रहना चाहिए, वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन लोगों के बीच तक पहुंच जाता है। अपने धर्म की रक्षा के लिए पिछले ही दिनों उसने एक विरोध दर्ज करवाया था, जिसमें उसको पुलिस तक ने गिरफ्तार कर लिया था। आप सभी को पता है कि तेलंगाना में पहले केसीआर की सरकार थी, इस समय पर वहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन हर एक विपरीत परिस्थिति में टी राजा सिंह ही था जिसने पूरे तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश तक के हिंदुओं को एक करके रखा था। अभी कुछ दिनों पहले वहां का भाजपा नेतृत्व बदला है। भाजपा नेतृत्व के परिवर्तित होने के बाद में टी राजा सिंह और इनके बीच में कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसको लेकर टी राजा सिंह संतुष्ट नहीं थे और अंततोगत्वा जब उनकी बात दिल्ली ने नहीं सुनी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और ये इस्तीफा कोई पहली बार नहीं हुआ है, या उनको भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीन कह करके पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। पिछले चुनाव से पहले भी उनको बाहर कर दिया गया था। वो वापस आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाते हैं और फिर से पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बताने का मेरा कारण यह है कि हिंदुओं के पास में जब जब सत्ता आती है, जब जब पावर आती है, तो जमीन पर लड़ने वाले लोगों को बाहर कर दिया जाता है। रैंडम सेना के बारे में मैंने जिक्र इसलिए किया था क्योंकि वो एकमेव ऐसा व्यक्ति था जिसने कि हिंदुओं पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति नहीं छोड़ा, जब तक उसके पीछे पड़ा रहा, जब तक कि वो उसकी तह तक नहीं पहुंच गया। अगर लोगों की बात भी मान ली जाए तो हमें यही सिद्ध होता है कि जब जब भी हमारे लोग सत्ता में जाते हैं तो उनको अपने विरोध में अपने लोग नहीं चाहिए होते हैं। टी राजा सिंह का भी वही हश्र हुआ है। आप लोगों को इस विषय में कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमसे कोई चीज़ छूट जाती है तो हम अगले वीडियो में उसको जरूर शामिल करते हैं, जो कि आपकी आवाज़ बनती है। दूसरा सब्जेक्ट आता है लखनऊ के अंदर मलिहाबाद थाने से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही कोई कह रहा है कि 300 हथियार बरामद हुए हैं, कोई कह रहा है कि 3000 हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन 20 बोरों में 50,000 कारतूस बरामद हुए हैं। इस पर सभी लोग एकमत हैं। मुहर्रम से ठीक पहले इतना बड़ा जखीरा अगर वहां की जांच में आता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है सभी हिंदुओं के लिए। वो लोग जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम लोग तो खिल्ली मार करके हंस पड़ते हैं कि किसी ने कहा था 12-13 साल पहले, लेकिन आज तक तो कोई नहीं आया। लेकिन अगर उनकी तैयारियां देखेंगे, बार बार जो हमारे सामने इनके जखीरे खुल खुल करके सामने आ रहे हैं, इन सब को अगर आप नोट करेंगे, अगर सारी मस्जिदों और सारे मदरसों के सारे तहखाने एक बार के में चेक हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बार बार 15 मिनट या 10 मिनट की बात क्यों कर रहे हैं। क्या उसका कारण ये नहीं कि उनकी गजवाए हिंद की तैयारी पूरी है? लेकिन क्या हमारी सरकार आज भी उनका विश्वास जीतने में नहीं लगी हुई है? क्या आज भी हम मानवाधिकार दानवों के लिए थाली में परोस नहीं रहे हैं? पूरा विश्व आज इस बीमारी से त्रस्त हो चुका है। हिंदुस्तान के अंदर बार बार ये आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन आज भी ना हिंदू समाज ना हिंदूवादी सरकार इन बातों को सुनने को तैयार है। सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, ये भारतवर्ष के नहीं हैं, ये तो किसी अन्य देश के हैं। यहाँ पर तो केवल 16 से 20 हथियार मिले हैं, यहाँ केवल कुछ 100 ही कारतूस प्राप्त हुए हैं। तो चलो अगर हम इस बात को भी मान लें, हिंदुओं को तो लाइसेंस वाले हथियार नहीं मिल रहे और इनके पास में इतने बड़े बड़े हथियार हैं। वो लोग जो लाठी डंडे और तलवारों से, जो छोटे छोटे छुरों से कन्हैया लाल जैसे लोगों का या फिर उमेश कोल्हे जैसे लोगों का, डॉक्टर नारंग जैसे लोगों का पीट पीट करके जीवन समाप्त कर देते हैं, उनके हाथ में यदि इस प्रकार के हथियार आ जाएंगे तो क्या हिंदू जिनके घर में एक एक दो दो बच्चा है, जो पूरी की पूरी जान लगा करके उन 2 बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या वो इन हथियारों का सामना कर पाएंगे जिनके हाथ में या जिनके घर में एक सब्जी भी ढंग से काटने वाला चाकू नहीं है?
ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं। आज अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम ही लोग इसका बहुत बड़ा हो हल्ला मचा रहे होते। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर योगी जी का शासन है और जितने भी लोग पकड़े गए हैं उन सब के परिवारों के ऊपर तक में भी सख्त से सख्त कानून लगेगा। लेकिन मानकर चलिए कि बांग्लादेश बन चुके पश्चिम बंगाल के अंदर इस प्रकार के कितने ऐसे हकीम सलाहुद्दीन होंगे जिन्होंने वहां पर हथियार और बम तैयार कर रखे होंगे। क्या कारण है कि वहां की डरी हुई हिंदू जनता भी वहां के शासन सत्ता को समाप्त करने का सपना तक नहीं देख सकती है? कारण यही है कि वहां पर भी खौफ का यही बिजनेस चलाया जा रहा है। मैं तो खैर जितनी बार बोलता हूं उतनी बार ही लोग मुझे गालियां देते हैं, मुझे नफरती बताते हैं कि अंकुर आर्य तो हमारे हिंदू समाज के अंदर नफरत भरने का कार्य कर रहा है। ये नफरत मैं भर नहीं रहा हूं, आपके खिलाफ जो नफरतें तैयार हो रही हैं मैं आपको उनसे अवगत करा रहा हूं। आपको ये चीज़ आज नहीं तो समय हाथ से निकलने के बाद में समझ आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर ही। आज आपको सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट करके बहकाया जाता है कि देखिए आपके नेता मंत्रियों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जबकि आपके बच्चे तो यहाँ लाठी डंडा उठा करके हिंदू धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हकीम सलाहुद्दीन की औलादें बड़े से बड़े कॉलेज में और विदेशों में पढ़ रही हैं। वो यहाँ के मुसलमानों को ये हथियार बेचकर पैसा इकट्ठा करता है ताकि इसकी संतानें, इसकी औलादें एक अच्छा भविष्य प्राप्त कर सके। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर हिंदू खिलाफ पूरा जहर उगला जाता है, दूसरी तरफ हिंदुओं को ही ब्रेन वॉश करने का भी काम चलता है और हम ही हिंदू लोग सोशल मीडिया पर लड़ रहे अपने लोगों का बहिष्कार करके टिकटॉक की रील्स देख रहे होते हैं कि यही तो जीवन मिला है, इसी में तो आनंद लेना है। लेकिन कोई दिन आएगा जब सलाहुद्दीन और अकबरुद्दीन जैसे लोग मिलकर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाएंगे और आपकी पूरी की पूरी टिकटॉक बाजी इसी धरती पर रह जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारी पुस्तक मैन लाइव्स मैटर्स छपकर तैयार हो चुकी है, जल्दी आपको डिलीवर कर दी जाएगी। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।